बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइनिंग हमारी हो गई परचेज़ मास्टर फॉर्म की, मास्टर डिटेल की। अब हम आते हैं इसके कोड के ऊपर, कोड बिहाइंड के ऊपर। राइट क्लिक करता हूँ, व्यू कोड। यहाँ पे मैं रीजन्स बनाता हूँ, ठीक है। पहला रीजन बना लेता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन, या आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ फॉर्म्स कंट्रोल, ठीक है, एंड रीजन text box controls, region combo box controls, and region data grid view controls, and region button controls, and region methods. Is it okay? Okay. Control M. यहाँ पे मैं आता हूँ, उसको मैं कहता हूँ रीजन import section। इंपोर्ट कर लेते हैं न्यूरो डॉट बिजनेस, ठीक है। एंड फर्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं सारे के सारे उस ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट हो जाए, ठीक है। ड्रॉप डाउन की मैं फर्दर सेटिंग करता हूँ। ड्रॉप डाउन जो है जब मैं टाइप करता जाऊँ तो वो सजेस्ट भी करे और अपेंड भी कर दे, जो लिस्ट में नेम आ जाए। और इसका जो सोर्स आइटम है वो लाइक लिस्ट आइटम्स हो, ठीक है। ये दो सेटिंग्स में। अब हम क्या करते हैं, फॉर्म के लोड इवेंट पे हमें रिक्वायर्ड है तो मैं लोड इवेंट को फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर ले जाता हूँ। फॉर्म के लोड इवेंट पे हम चाहते हैं कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो फिल हो जाएं। बिजनेस लेयर में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, सॉरी क्लास एक क्रिएट करता हूँ, किस नाम से, सप्लायर्स मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या चीज़, न्यूरो डॉट डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ DAL डेटा एक्सेस लेयर। क्लियर है यहाँ तक? पब्लिक शेयर्ड फंक्शन एक क्रिएट करते हैं, इसमें कहता हूँ गेट ऑल सप्लायर्स एज अ डेटा सेट। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी शेयर्ड, ठीक हो गया। इसको मैं कह देता हूँ 120%। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, डेटा सेट एज अ न्यू डेटा सेट, या डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट, और बाद में फिल करवाने से जस्ट बिफोर हम उसको न्यू का कीवर्ड दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन ट्राई कैच DAL डॉट ओपन कनेक्शन DAL डॉट, अब डिपेंड करता है कि हम इसको क्यूरी के थ्रू करें या स्टोर प्रोसीजर के थ्रू करें, ठीक है।
तो हमें सिंपल चाहिए, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे कह दूँगा क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम बेटर ऑप्शन है कि क्यूरी हम यहाँ पे क्रिएट करें, न्यू क्यूरी। मैं इसे कहूँगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर। क्या क्या चीज़ हमें चाहिए सप्लायर की, उसकी कोड एंड नेम, सप्लायर कोड एंड नेम, सिंपल। क्लियर है यहाँ तक? इसको कॉपी किया, क्यूरी को यहाँ पे हम ले आते हैं, सप्लायर कोड एंड नेम फ्रॉम सप्लायर। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, क्यूरी को बोलते जाएं आगे। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे डेटा सेट है, तो मैं यहाँ पे डेटा अडॉप्टर एज अ न्यू SQL client dot data adapter equal to dal dot create data adapter। उसके बाद data set as a new data set, then da dot fill this data set। Is it clear? उसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे क्या चीज़, डेटा सेट, या हम यहाँ पे आके इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न डेटा सेट। और अगर एक्सेप्शन आए तो क्या करें, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। बोलते जाओ क्या हो गया, कहाँ बिजी हो? ex डॉट मैसेज। और फाइनली हम क्या करेंगे, डॉट क्लोज कनेक्शन एंड dal डॉट डिस्पोज कनेक्शन। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू? ओके। यहाँ पे आएंगे डिम डेटा सेट सप्लायर एज अ डेटा सेट। मैंने वेरिएबल सेक्शन में डेटा सेट बनाया और फॉर्म के लोड इवेंट में मैंने कहा डेटा सेट सप्लायर इक्वल टू सप्लायर मैनेजर, बिजनेस लेयर में इंपोर्ट कर चुका हूँ, सप्लायर मैनेजर डॉट गेट ऑल सप्लायर्स। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास है मी डॉट कमो बॉक्स डॉट display member and value member name and me dot combo box dot value member equal to code and then me dot combo box dot data source equal to dataset dot table 0। यहाँ तक ओके? सही। डेटा मेंबर और डेटा डिस्प्ले मेंबर जो यूज़र को नज़र आएगा, कोड वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्यूरी। हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, नेम एंड कोड। यूज़र को ये डिस्प्ले होगा नेम, और कोड जो है उसके वैल्यू में जाएगा जो हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर बाय कर देते हैं, ऑर्डर बाय नेम, एक्चुअली मच बेटर। ठीक है, तो मैं ऑर्डर बाय नेम को कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपनी बिजनेस लेयर में यहाँ में पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया यहाँ तक? ओके, लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी व्हाट विल हैपन। पासवर्ड क्या था हमारा? ओके, डिसेबल ऑल ब्रेक पॉइंट्स POS परचेज मास्टर। तो यहाँ पे हमारे पास
सारे के सारे फिल हो गए। अब मैंने दो चीज़ें सेट की थी। क्या सेट की थी? नहीं, उसके अलावा डिज़ाइन में ऑटो कंप्लीट मोड एंड ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एम, अब मैंने एम किया तो नीचे लिस्ट आ रही है और आगे सजेस्ट और अपेंड हो रहा है। सजेस्ट भी अपेंड भी हो रहा है। ठीक है, सजेस्ट भी हो रहा है, अपेंड भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टैब करूँगा कि जो उसमें है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कहता हूँ एम आई टैब, तो वो सिलेक्टेड होगा। ठीक है, कोई नहीं होगा तो सिलेक्टेड नल हो जाएगा। ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, सी डी जो होंगे वो नीचे एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोर्स है उसका, ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया था क्या हो, लिस्ट आइटम्स हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा? ठीक है, दूसरा था ऑटो कंप्लीट मोड। सर लिस्ट आइटम्स में और कौन सा? लिस्ट आइटम्स में और भी बहुत सारे हैं, फाइल सिस्टम है, हायरार्की, यूआरएल, फलाना, कस्टम सोर्स। अगर आपका अपना कोई है, ठीक है, अपनी कोई कस्टम कंट्रोल बनाया हो तो वो भी आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, क्लियर होगी? फिर अगर इसको लोड पे एम्प्टी दिखाना हो, लोड पे एम्प्टी करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मी डॉट कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 0 होगा। सेलेक्ट इंडेक्स -1, इट मीन्स nothing to select। क्लियर? ओके, डेट टाइम पिकर नो इशू, यहाँ तक हम ठीक हो, यहाँ तक ओके। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सप्लायर सेलेक्ट करूँ, उसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो, तो यहाँ पे उसका बैलेंस आना चाहिए। वॉट एवर इज इट, जो भी उसका बैलेंस है वो बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, तो हम बैलेंस जो है अब कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने सेटिंग्स की थी इसमें कि ये चीज़ सेंटर में रहे, ये इस कॉर्नर में रहे, ये इस कॉर्नर में रहे, ये चीज़ सेंटर्स में रहे, तो वो इसकी एंकर प्रॉपर्टीज थी जो हमने सेट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर यहाँ से बड़ा करता हूँ, चीज़ें देखें मूव हो रही हैं, तो ये उसकी एंकर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो एंकर प्रॉपर्टी की वजह से सेम इसी तरह से ये नेम आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं ग्रिड बड़ा होगा तो नेम की फील्ड जो है बड़ी छोटी हो रही है, बाकियों के साइज फिक्स्ड है। नेम जो है उसको हमने किया था फिल होगा, जो बाकी बचता है ग्रिड के अंदर साइज के मुताबिक वो इस आइटम को, आइटम नेम को मिल जाएगा, जिससे आपका ग्रिड जो है वो बुरा नहीं होता। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं बैलेंस की कैलकुलेशंस के ऊपर, कि जैसे ही सप्लायर सेलेक्ट हो, सेलेक्ट इंडेक्स चेंज हो सप्लायर का, ठीक है, तो उस सूरत में सप्लायर का बैलेंस जो है वो आ जाए। अब बैलेंस कहाँ कहाँ से कैलकुलेट हो सकता है? पहले तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है सप्लायर के टेबल के अंदर कि उसकी ड्यू पेमेंट, जब एंट्री शुरू हुई एप्लीकेशन की तो उस वक्त जब सप्लायर एंटर किया, तो ये लाजमी थोड़ी है कि आपका जब बिजनेस स्टार्ट हो तभी आपकी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो। पॉसिबल है कि एक रनिंग बिजनेस है, उसमें सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो उसके ऑलरेडी सप्लायर्स भी होंगे, कुछ सप्लायर्स की पेमेंट्स देनी भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्यू पेमेंट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं सप्लायर्स की। इसको मैं कहता हूँ स्टैरिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ड्यू पेमेंट्स नोट डाउन करते हैं कि हमने सप्लायर की ये वैल्यूज जो है वो हमने देनी है। इज इट ओके? ठीक हो गया? ओके, एक चीज़ तो यहाँ से आ गई। दूसरी चीज़, परचेज मास्टर में इस सप्लायर से आपने कितनी अमाउंट तक बाय किया। ठीक हो गया, दूसरी अमाउंट आपके यहाँ से आ गई, इस सप्लायर से कितने अमाउंट में आपने चीज़ें बाय की। पहली अमाउंट सप्लायर के टेबल से आपको पता चलेगा कि उसकी ड्यू पेमेंट कितनी थी जो देनी थी,
सेकंड कितनी परचेज बाइक मास्टर से कितनी आपने उससे परचेजिंग की, एंड थर्ड आपने उसको कितनी अमाउंट पेड कर दी। ठीक है, ड्यू पेमेंट प्लस होगी नेट टोटल में और देन माइनस होगी पेड अमाउंट से। तो इट्स मीन कि हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज इट्स अ क्रेडिट वैल्यू, सॉरी डेबिट वैल्यू, एंड परचेज मास्टर में जो आ रही है वो भी डेबिट वैल्यू है। ठीक है, जिससे इंक्रीज हो, और इसको हम क्रेडिट कह सकते हैं जो हम उसे दे चुके हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू? ओके, अब हम क्या करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। पहले हम क्यूरी लिखते हैं। मैं इसे कहता हूँ विद supplier balance as select क्या चीज़, मैं इसे कहता हूँ कोड, उसके बाद ड्यू अमाउंट as a debit value, comma 0 as a credit value from supplier. Is it okay? उसके बाद मैं इसे कहता हूँ यूनियन ऑल सेलेक्ट परचेज मास्टर। तो परचेज मास्टर में क्या है, सप्लायर कोड, नेट टोटल जो है वो डेबिट अमाउंट है, 0 जो है वो क्रेडिट अमाउंट है फ्रॉम परचेज मास्टर। उसके बाद मैं कहता हूँ यूनियन ऑल जो आपने पेमेंट की, किसको कीजिए, सेलेक्ट सप्लायर कोड। तो इसमें 0 आपका डेबिट हो जाएगा और पेड अमाउंट जो आपने पे की वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फ्रॉम कहाँ से, सप्लायर पेमेंट्स। ओके, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर बैलेंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तीनों टेबल्स को यूनियन कर लिया, ज्वाइंट कर लिया। कॉलम के नेम मैंने यहाँ पे मैं दे देता हूँ एज सप्लायर कोड। जो फर्स्ट यूनियन होगा आपका, उसमें जो आप कॉलम नेम देंगे वही कॉलम नेम नीचे वाले वैल्यूज के साथ आएगा। ठीक है, यूनियन में शर्त ये होती है कि आपकी फर्स्ट क्यूरी जितने नंबर ऑफ कॉलम रिटर्न कर रही है वही नंबर ऑफ कॉलम उससे नीचे वाले जितने भी होंगे वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, और डेटा टाइप मैच करना चाहिए। ठीक है, सप्लायर कोड है, कोड आ रहा है, ड्यू पेमेंट एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ABC XYZ, ठीक है, वो आप देने को दे सकते हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है। तो कोशिश ये करें कि जो कॉलम आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए कॉल कर रहे हैं, सेम उसी पर्पज़ के लिए नेक्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास सप्लायर कोड, ठीक है, और उसकी डेबिट वैल्यू। अभी हमारे पास परचेज मास्टर में कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं आया। ठीक है, अगर मैं परचेज मास्टर में एक डमी एंट्री डाल दूँ, डेट, मैं आज की डेट डाल देता हूँ 2014
dash 01 dash 25. oh my goodness, नाम लॉग ऑफ है। टू 2014 dash 01 dash 25 remarks testing supplier code 1000 total cost 1200 other charges 00 and 1200। is it okay? अब यूनियन से तीनों टेबल्स के अंदर तीनों कॉलम अगर सेम वैल्यू रखते हैं तो उनकी एक दफ़ा लिखेगा? नहीं, यूनियन ऑल है। अगर सिर्फ आप यूनियन लिखेंगे तो फिर वो एक लाता है। एक बात है, यूनियन ऑल का मतलब है तमाम, ठीक है, तमाम को यूनियन के, हाँ सही, ठीक है। अगर यूनियन जो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ यूनियन, जस्ट मैं अगर करता हूँ इसको यूनियन, तो वो इन दोनों टेबल्स के अंदर अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो सेम आ रही है, रिपीट हो रही है, तो उनको एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑल जो है वो इस चीज़ से बाला तक रहता है, ठीक है। हमने एक वैल्यू डाल दी 1000 की, और इसको मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय सप्लायर कोड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सप्लायर कोड की एक अपनी पेमेंट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे आसानी के लिए कमेंट्स डाल देता हूँ, ठीक है। पहले के साथ मैं कमेंट्स लिख देता हूँ, ये क्या है, ड्यू पेमेंट है, ड्यू पेमेंट है एज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हमारे कॉलम की जो नंबरिंग है वो सेम नहीं है, ऊपर 4 कॉलम है, नीचे 3 है, तो वो आपको यहीं पे एरर दे देगा, ठीक है। ये क्या कह रहेगा, वन क्यूरी इज कंबाइंड यूजिंग द यूनियन एक्सपेक्ट मस्ट हैव अ इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर टारगेट लिस्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट में मैं दे देता हूँ आसानी के लिए कि ये क्या थी, परचेजिंग, इसमें मैं कह देता हूँ पेड टू सप्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो हर डिस्क्रिप्शन के आगे कि ये उसकी ड्यू पेमेंट है, ये हमने उससे परचेजिंग की, ठीक है। तो इसी तरह जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आती जाएंगी वो यहाँ पे लाता जाएगा। मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ सप्लायर कोड कॉमा सम ऑफ क्या चीज़, डेबिट, सम ऑफ डेबिट वैल्यू, सम करे, और सम ऑफ क्रेडिट वैल्यू। जो डेबिट का कॉलम है ये, और ये कॉलम है, इनको सम ऑफ करे, ग्रुप बाय सप्लायर कोड, ग्रुप बाय सप्लायर कोड। अब हमारे पास इसका आ रहा है 12,371। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो जाए आपके लिए। मैं इसको एडिट करता हूँ सप्लायर के टेबल को, यहाँ पे इसकी ड्यू पेमेंट जो है वो मैं 1000 कर देता हूँ, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 1000 होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 1000 आएगा और प्लस 1200, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2200, ठीक है। पहले अलग अलग आ रहा था, अब 2200। कॉलम नेम दे देते हैं एज अ डेबिट वैल्यू और एज अ क्रेडिट वैल्यू, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि सम ऑफ डेबिट जो है उसमें से क्रेडिट वैल्यू माइनस हो जाए, हमारे पास बैलेंस आएगा, क्या आ जाए, बैलेंस आ जाए। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट हियर, ऐसे में से कहता हूँ माइनस सम ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट
एज अ बैलेंस amount. Is it okay now? फर्स्ट क्वेश्चन है सर, ये जो 3 आपने स्लाइड की स्टेटमेंट बनाई है सर, हमें 3 जगह से वैल्यूज चाहिए सप्लायर से रिलेटेड। एक, सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ड्यू पेमेंट जो उसने देनी थी। दूसरा, उस सप्लायर से हमने कितनी परचेजिंग की, क्लियर। तीसरा, उस सप्लायर को हमने कब कब पेमेंट की। 3 चीज़ें होगी। पहला जो आपका है, सप्लायर को आपने ओपनिंग पेमेंट, ड्यू पेमेंट मतलब उसको कितनी पेमेंट आपने ऑलरेडी देनी है, फिर आपने मज़ीद परचेजिंग की, इसका मतलब वो भी देनी है। तो ये दोनों चीज़ें मैं डेबिट के कॉलम में ले आया, ठीक है, ये उसको देनी है। थर्ड, जो हम दे चुके हैं, ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, क्रेडिट के कॉलम में ले गया। सेकंड कॉलम में मैंने उसकी जीरो वैल्यू, सारी 0 जीरो जीरो जीरो, क्लियर होगी चीज़। मैंने इसको किया CTE के थ्रू, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये क्या करेगा, यूनियन बना के किसको देगा, इस टेबल को देगा, इसी को गेट करके ऑपरेशन ठीक है। फिर इसी टेबल के ऊपर मैं गेट करके ऑपरेशन कर रहा हूँ कि ये जो डेबिट वैल्यू आ रही है इसका सम कर ले, जो क्रेडिट वैल्यू आ रही है इसका सम कर ले, ठीक है, और इनको आपस में माइनस कर दे। डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दे, बाकी जो वैल्यू आएगी वो बैलेंस है, वो हमने अभी देनी है। अब फॉर एग्जांपल इसको 2000 हम पे कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके पेमेंट के टेबल में जाके एक टेस्टिंग पेमेंट एंट्री डाल देते हैं। सप्लायर कोड 1000 है, पेमेंट अमाउंट 2000 दे चुके हैं, 2014-01-25, ठीक है। परचेज 1 एंड टेस्टिंग, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000, और बैलेंस 200। तो ये रन टाइम पे हम कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम एंट्री बेस नहीं करते उसको। अगर हम एंट्री बेस करेंगे तो क्या होगा कि हर एंट्री के ऊपर आपको एक अलग से एक टेबल होगा या एक फील्ड होगी उस पर्टिकुलर सप्लायर के अगेंस्ट, जिसको आपको अपडेट और मैनेज करना पड़ेगा। समटाइम्स जब आपका रिसोर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, कोई ना कोई वैल्यू स्किप हो जाए, वो अपडेट ना हो, तो आपका जो बैलेंस होगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस केस में बैलेंस एक्यूरेट आएगा। जब आप रियल टाइम पे उसको कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस आपका एक्यूरेट होगा। इज इट क्लियर? जितनी पे करते रहेंगे जो बैलेंस होगा, बैलेंस क्योंकि रन टाइम पे क्यूरीज करेगा, टेबल्स को लेगा, CTE के थ्रू एक सप्लाई बैलेंस का टेबल बनाएगा, उसमें वैल्यूज डालेगा, उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करके उसको शो करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपके पास एग्जैक्ट जो उसका बैलेंस होगा वो आ जाएगा। इज इट ओके? ओके, अब हम इसका स्टोर प्रोसीजर बना देते हैं। CTE से हमने एक वर्चुअल टेबल बना दिया, मतलब वर्चुअल जो टेबल, run आप time एक का टाइम काम टेबल भी कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। इसके मल्टीपल वे हैं। एक काम करते हैं, मैं मज़ीद इसको एक्सप्लोर करके यहाँ पे कवर अप करता हूँ कि CTE के थ्रू नहीं करते, अगर ये काम किसी और तरीके से करते हैं तो हाउ कैन बी पॉसिबल। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ क्रिएट टेबल, सॉरी पहले हम आते हैं, हम कहते हैं जी डिक्लेयर टेबल के थ्रू बनाते हैं। डिक्लेयर @ सप्लायर बैलेंस टेबल एज। इसमें आपको क्या करना होता है, कॉलम नेम देने होते हैं। पहला कॉलम नेम सप्लायर कोड विल बी बिगिंड। सेकंड आप उसे कहते हैं जी डेबिट अमाउंट, ठीक है, और इसको आप दे देते हैं कि ये होगा न्यूमेरिक थर्ड आप कहते हैं
न्यूमेरिक, फोर्थ आप कहते हैं अच्छा 50 और 20 और वट एवर जो भी है। ठीक है, मैंने कहा डिक्लेयर एट द रेट टेबल दिस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ insert into at the rate supplier balance select ओके। और यहाँ लास्ट में मैं ऐसे कहता हूँ at the rate supplier balance group by supplier code this। यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ तक, वही चीज़ आ गई, टोटली सेम। दो तरीके हो गए। पहला हमने वर्चुअल टेबल बनाया है, पहला मैंने बनाया है सीटीई के थ्रू, नीचे वाला मैंने डिक्लेयर किया है डिक्लेयर टेबल। एक होता है क्रिएट टेबल, एक होता है डिक्लेयर टेबल। दोनों में क्या फर्क है? ये टेम्परेरी टेबल होता है। इस टेबल में फ़ायदा ये होता है, इसका और सीटीई में फ़र्क ये है कि इस टेबल को मैंने वैल्यू देने के बाद नेक्स्ट 2-4 टेबल और हों, उसके बाद कुछ क्वेरीज हों, उसके बाद जाके अगर मैं इसको कॉल करूं तो तब भी इसमें वैल्यू रहेंगी। ठीक है, टेम्परेरी टेबल में फॉर एग्जांपल आपका स्टोर प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ और यहाँ पे लाके एंड हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर टेम्प टेबल को वैल्यूज देने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद लास्ट किसी भी जगह पे मैं एंड से पहले यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन सीटीई में यह काम नहीं। सीटीई ने जब आपने यहीं पे जहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स क्लोज हुई वहीं पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, जगह नहीं लेगा, जबकि ये रैम में पड़ा रहेगा जब तक आपका बैच एंड नहीं होगा। ठीक है, क्यूरी बिगिन हुई, क्यूरी एंड होगी, तब ये जाके रैम से निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे दो तरीके। क्लियर? ओके, थर्ड वे, पहला हमने किया सीटीई के थ्रू, दूसरा हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, थर्ड इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ क्रिएट टेबल और हैश। अब हमने किया क्रिएट टेबल, उसके बाद हैश साइन टेबल नेम। थोड़ा सा फ़र्क है, डिक्लेयर एट द रेट नेम एंड देन टेबल, क्रिएट टेबल हैश एंड नेम, फर्दर उसके कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद हमने कहा इंसर्ट इनटू, सेम एज इट इज़, आई विल कॉपी पेस्ट, इंसर्ट इनटू। अभी देखें मैंने टेबल ये वाला ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, बीच में काफ़ी क्यूरीज आ गई, दोबारा मैं इंसर्शन कर रहा हूँ तो वो अलाउ करेगा, लेकिन सीटीई नहीं करता। सीटीई का स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, मैंने कहा इंसर्ट इनटू हैश टेबल एंड देन आई गोज टू सेलेक्ट क्यूरीज फ्रॉम हैश टेबल। ठीक हो गया, यहाँ से मैं कॉपी इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और, मैं यहाँ से दोबारा इसको पकड़ता हूँ इन दोनों को। ठीक है, और एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें क्या हुआ, हाँ रेडी ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो इसका स्कोप जो है, जो आप क्रिएट टेबल करते हैं, ये फिजिकली क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस केस में ये क्या करता है कि जब आप दोबारा उसी बैच को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो वो एरर देगा। जबकि ये जो है ये एक वेरिएबल की तरह है, डिक्लेयर हुआ, फिर डिक्लेयर हुआ, फिर डिक्लेयर हुआ, फिर डिक्लेयर हुआ, नो इशू।
एक दफ़ा कॉल हुआ तो डिक्लेयर हुआ, वैल्यूज़ आई, सिलेक्ट हुआ। दूसरी दफ़ा कॉल हुआ, डिक्लेयर हुआ, वैल्यूज़ आई, सिलेक्ट हुआ। ठीक है, इसको डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी न्यू क्यूरीज यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, अब मैंने एग्जीक्यूट किया, हो गया, क्योंकि अब उसका बैच डिफरेंट हो गया है। अब इसी बैच को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, एरर देगा। न्यू क्यूरी करता हूँ, अगेन पेस्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया। ठीक है, तो सेम बैच में दोबारा एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। डिक्लेयर टेबल जो है वो एक वेरिएबल है, दोबारा आप उसी बैच को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्रिएट टेबल अगर सेम बैच में 2 दफ़ा क्रिएट हो रहा है तो वो एरर देगा। मैं नया बैच बनाता हूँ, न्यू क्यूरी बनाता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, हो जाता है। सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करूँगा तो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि जो हमारा डिक्लेयर टेबल है, वेरिएबल टेबल, वो ज़्यादा सूटेबल है उस पर्पज़ के लिए जब आपको मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कॉल करना हो। ये क्रिएट वाला टेबल की लिस्ट में आएगा? नहीं, ये टेबल की लिस्ट में आता तो मैं न्यू बैच में जाता तो नहीं। ठीक है, लेकिन ये करंट बैच के लिए फिजिकल एग्जिस्ट हो जाता है, सही। दोबारा उसी नेम का आप नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, जबकि डिक्लेयर जो है वो कीवर्ड यूज़ होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल देते हैं @ के साथ, आप वेरिएबल का नेम देते हैं और आगे उसकी टाइप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल देते हैं, बिग एंड दे दें, या जो भी आप बिग एंड करेंगे तो बिग एंड का वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, वार्चर करेंगे, वार्चर का वेरिएबल, अगर टेबल करेंगे तो फिर टेबल के लिए आपको टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीटी में आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, एज इट इज़ आप उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। तो स्टोर प्रोसीजर में मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ और गो टू द न्यू क्यूरी, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम दे देते हैं MSP सप्लायर बैलेंस। ठीक है, ये सप्लायर्स बैलेंस। उसके बाद मैं कहता हूँ हैज़, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब स्टोर प्रोसीजर में विद के स्टार्ट में आपको सेमीकोलन नहीं देना होता, लेकिन जबकि नॉर्मल क्यूरी में आपको देना पड़ेगा। अब मैं सेमीकोलन को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, या इससे पहले मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए या वट कुछ भी डिक्लेरेंस किए या कुछ और क्यूरीज कमांड्स लिखी, तो फिर उसके बाद मुझे सेमीकोलन डालना मस्ट हो। ठीक है, जबकि स्टोर प्रोसीजर्स में आप सेमीकोलन नहीं डाल सकते। सेमीकोलन जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेटर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब इससे पहले आपने कोई नंबर ऑफ क्यूरीज लिखी होंगी, ठीक है, कुछ भी क्यूरीज लाइन लिखी होंगी, तो फिर यहाँ पे आप टर्मिनेटर डालते हैं कि ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, अदरवाइज विद जो है वो एक कीवर्ड है जो आप टेबल्स के साथ या कंस्ट्रेंट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप यूज़ करते हैं विद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी चीज़? ओके, अब हम क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि सप्लायर का जब ये स्टोर प्रोसीजर कॉल हो, अगर मैं उसे सप्लायर कोड दूँ तो मुझे पर्टिकुलर सप्लायर का रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ @ सप्लायर कोड बिग एंड इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू है। ठीक है, एज, उसके बाद मैं देता हूँ बिगिन एंड आई मस्ट हैव टू प्लेस एंड हेयर। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ इफ @ सप्लायर कोड इक्वल टू -1, यूज़र -1 देता है। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ सेट @ सप्लायर कोड इक्वल टू नल। सप्लायर कोड को क्या करते हैं, नल करते हैं। जब सप्लायर कोड नल हो तो हमारे पास तमाम के तमाम सप्लायर्स का रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ
where supplier code equal to case when @supplier code is null, then जब supplier code null हो तो फिर क्या है, ऑल supplier code, फिर क्या हो, supplier code आ जाए, इसका supplier code जो यहाँ पे है, तो supplier code इक्वल टू supplier code या 1 इक्वल टू 1 इज अ सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एल्स, अगर सप्लायर कोड नल ना हो तो फिर सप्लायर कोड वो आए जो यूज़र ने दिया है, और इसको यहाँ पे मैं कहता हूँ एंड। तो केस स्टेटमेंट मैंने लगा दी, यहाँ तक की क्यूरी आ गई। मैंने इसे कहा सप्लायर कोड बराबर हो जाए, इसको आप डिफरेंट लें, ठीक है, सप्लायर कोड बराबर हो जाए किसके, मैं कहता हूँ अगर सप्लायर कोड, इफ़ सप्लायर कोड नल है तो देन सप्लायर कोड के बराबर हो जाए, अगर सप्लायर कोड नल नहीं है तो फिर @सप्लायर कोड के बराबर हो जाए, ठीक हो गया। इसको स्टोर प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और लेट मी यूज दिस इन केस, ओके, थैंक गॉड, ठीक है। तो विद के केस में आपको देख लेना है कि अगर एरर दे रहा है सेमीकोलन हटा दें, सेमीकोलन के बगैर दे रहा है सेमीकोलन लगा दें, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसी स्टोर प्रोसीजर को उठा लेते हैं, जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है बैच 6 का, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं स्टोर प्रोसीजर को, सप्लायर बैलेंस। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टोर प्रोसीजर को जो हमने बनाया है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। फर्स्ट में इसे कहता हूँ -1, ठीक है, -1 एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी, तो हमारे पास तमाम के तमाम आ गए। या एरर रिमूव करने के लिए जो ये कह रहा है कि कुड नॉट फाउंड द स्टोर प्रोसीजर लाइक दिस, तो इसके लिए Ctrl+Shift+R, या आप क्या करते हैं इंटेलिजेंस में आके रिफ्रेश लोकल कैशे, ठीक है, Ctrl+Shift+R या रिफ्रेश लोकल कैशे, आप रिफ्रेश करेंगे तो फिर वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। पहले केस में हमने ये कहा था कि अगर मैं इसको -1 दूँ तो वो स्टोर प्रोसीजर में क्या करेगा, इसको नल बना देगा, ठीक है, नल बना देगा। और नल के केस में क्या करेगा, सप्लायर कोड इक्वल टू सप्लायर कोड, 1000 इक्वल टू 1000, 2000 इक्वल टू 2000, जैसे जैसे उसको मिलते जाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देता हूँ इसको, अगर बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट नल वैल्यू पास ऑन हो जाती है तो देन अगेन सारे के सारे आगे 33 रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ सिर्फ मुझे 1000 का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, सिर्फ 1000 का। तो एक स्टोर प्रोसीजर हमारे दोनों काम कर रहे हैं, वैल्यू नहीं देंगे तमाम सप्लायर्स का बैलेंस, वैल्यू देंगे, कोड देंगे तो स्पेसिफिक का बैलेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ पे इस लेक्चर को मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। ये काम हमने किया है किस पर्पज़ के लिए, कि जब हम सप्लायर कोड चेंज हो, यूज़र यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करें, जैसे ही सप्लायर सेलेक्ट करें तो उस सप्लायर का जो बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाए। तो मैं इसको कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट, ठीक है, या अलाइन जो है वो राइट कर देता हूँ, राइट अलाइन, और टैक्स देता हूँ 0.00, ठीक है। तो बैलेंस जो है वो यहाँ पे आ जाए। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए क्या किया हमने, एक स्टोर प्रोसीजर बनाया, उसके मल्टीपल वे हमने देखे कि स्टोर प्रोसीजर्स हमने CTE का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डिक्लेयर टेबल का और क्रिएट टेबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, और यूनियन ऑल, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, फिर उसके ऊपर ग्रुपिंग, यहीं पे उसकी कैलकुलेशंस और सारी चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक? सेव कर दें इस लेक्चर को।